सेटलर सारे जम्मू में सेटल हो रहे हैं, कश्मीर नहीं जा रहा कोई, क्योंकि कश्मीरी ने अपना बंदोबस्त कर लिया। मैं आपके पॉडकास्ट में ये बात बोलना नहीं चाहता, उन्होंने क्या किया आप बोल सकते हैं बोल सकते हैं। जी। राजस्थान के एक बैंक के मैनेजर थे जिनका पहला डोमिसाइल मरा बना, उनकी ऑफिस में बैठकर उनको गोली मार दी। और जिस आदमी ने डोमिसाइल बनाया, चाडूरा का आदमी था, उसको एसडीएम ऑफिस के अंदर जाके गोली मार दी। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा जी जो 2 साल लगातार यहाँ 1 साल लगातार यहाँ रहता है इज एंटाइटल फॉर डोमिसाइल। शोपियान में जो माइग्रेटेड लेबर थी, जो 1 साल से ज़्यादा रहती थी कश्मीर में, उसको भी गोली मार दी। और जम्मू में आज बाहर चले जाओ, रेडियाँ लगी हैं सारी की सारी, उसमें जम्मू का आदमी बहुत मिनिमम अगर है तो वो अब सर्वाइव नहीं कर सकता। और ये भी मैं आपके पॉडकास्ट पे कह देता हूँ, जो रेडियाँ लगी हैं उस रेडी वाले से किसी की हिम्मत नहीं है म्यूनसिपैलिटी के ऑफिसर की, जाके पूछे अपना लाइसेंस पता। जो रेडियाँ जितनी रेडियाँ लगी हैं जम्मू में, म्यूनसिपैलिटी को मैं चैलेंज करता हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, जाओ और उन रेडी वालों से उनको लाइसेंस पूछो, लाइसेंस का। एक जम्मू के डोगरे रेडी जोन बनी है गांधीनगर में, हर हफ्ते में 1 बार पहुंच जाते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले, कितनी रेडियाँ तोड़ देते हैं। हमारे जम्मू का डोगरा दुकानदार या खतरी दुकानदार या मीरपुर का या पुंछ का, अगर उसने दुकान खोली है, उसका सामान 1 फुट भी बाहर चल जाए, म्यूनसिपैलिटी वाले बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। रेडी वालों से नहीं पूछते तेरा लाइसेंस कहाँ है, पूछेंगे तो दूसरे दिन ट्रांसफर हो जाएंगे। ये भी सुन लीजिए। द बेस्ट काइंड ऑफ पॉडकास्ट आर द पॉडकास्ट जिसमें हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली जम्मू के बारे में बात करते हैं। आज का पॉडकास्ट भी कुछ ऐसे ही रहने वाला है। आज के पॉडकास्ट में हम जिनके साथ बात कर रहे हैं उनका नाम है परमवीर सिंह। ही इज़ द रेजिडेंट ऑफ जम्मू। वो एक आर्किटेक्ट हैं। आपने उनको वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पोर्टल्स पे देखा होगा हाल फिलहाल में। आज के पॉडकास्ट में हमने जम्मू के बारे में बात की है। हाउ वॉज जम्मू आफ्टर पार्टीशन और बिफोर पार्टीशन कैसा था। जब रिफ्यूजीज जम्मू एंड कश्मीर में आए, स्पेशली मीरपुर से माइग्रेंट होके, उनका क्या इम्पैक्ट रहा है जम्मू में। कश्मीरी पंडित्स का क्या इम्पैक्ट रहा है जम्मू में, जम्मू की इकोनॉमी में, जम्मू के पॉलिटिकल सिनेरियो अभी कैसा है और पहले कैसा था, उसके बारे में बात की है। जब तक आप ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो इलेक्शंस का रिजल्ट भी निकल गया होगा, लेकिन ये पॉडकास्ट उससे पहले शूट हुआ है, तो आपको कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में भी बातें सुनने को मिलेंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। काफ़ी जम्मू सेंट्रिक पॉडकास्ट है। जो जम्मू की न्यूज़ है उसमें आपको ये इस पॉडकास्ट में देखने को मिलेगी। आप प्लीज़ ये पूरा पॉडकास्ट इत्मीनान से देखिए। 1 घंटे का पॉडकास्ट है। हमने टाइम्स बाइफरग्रेट कर दी हैं, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक शख्स हैं जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत मीनिंगफुल बातें करते हैं। उनका नाम है परमवीर सिंह। हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? बस तन्वी ठीक, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? जी, मैं थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। आपका और आपकी पूरी प्रोडक्शन टीम का और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर एंड इन एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। आप अपनी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सभी देखने वालों को मेरी तरफ से जय हिंद। मेरा नाम परमवीर सिंह है, मैं प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हूँ और आम आदमी पार्टी का स्टेट का स्पोक्स पर्सन हूँ। ओके ओके। सर आप जम्मू से ही हैं? बिल्कुल, मैं प्रॉपर जम्मू से हूँ। ओके। वोट दिया आपने? वोट बिल्कुल दिया है। वोट मैंने दिया है। तो वोट करने से पहले आपने क्या सोचा था, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए जम्मू के लिए, क्या बेटर रहेगा? देखिए ऐसा है, जम्मू जिन हालात से गुजर रहा है ना, उन हालात में वो कैंडिडेट वो होना चाहिए जो जम्मू की आवाज को पहचाने और उसके दर्द को समझे कि जम्मू की नब्ज क्या बोल रही है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जितनी भी रवायती पार्टी हैं, जो एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन लोगों ने जम्मू की नब्ज की बात की नहीं। राष्ट्रीय मुद्दे लेके, नेशनल लेवल के मुद्दे लेके वो जम्मू की इलेक्शन लड़ने के लिए आ।
चाहे वो रूलिंग पार्टी है, चाहे वो अपोजिशन है। आई मीन टू से चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, वो सारे वो मुद्दे लेके आ गए जिससे जिन मुद्दों से रोजगार जनरेट नहीं होगा, अच्छे स्कूल नहीं बनेंगे, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दी जा सकेंगी, और जो फार फ्लंग या इंटीरियर में जो रोड्स हैं वो नहीं बनेंगे उनके साथ, वो मुद्दे लेके आ गए जिन मुद्दों का पब्लिक की रोजमर्रा की जिंदगी में कोई लेना देना है ही नहीं। और मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस है कि फिर भी अब देखो 8 तारीख को कौन जीतेगा कौन हारेगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस चीज का अफसोस जरूर रहेगा कि जो लीडर आपके सामने कह रहा है कि राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, वो आपकी गली मोहल्ले की जरूरतें दिक्कतें वो कैसे सॉल्व करेगा, मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है। तो आपने क्या सोच के किस पार्टी को वोट दिया या? मैंने एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दिया है जो पढ़ा लिखा है जी। वो पढ़ी लिखी बातें कर रहा था और वो मुझे लगा कि बाकियों से अच्छा है, जी। मैंने उसको वोट दिया। वो जीतेगा चाहे हारेगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मगर मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने एक पढ़े लिखे आदमी को वोट दिया जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बातें कर रहा था, गली मोहल्ले की बातें कर रहा था, सड़क की बात कर रहा था, बाजार की बात कर रहा था, मेरे स्कूल की बात कर रहा था। मैंने उसको वोट दिया। मैंने उसको वोट नहीं दिया जो बड़े बड़े बातें कर रहा था, जिसका ABCD जो है वो आम आदमी को पता ही नहीं क्या होती है, मगर वो इसलिए खुश था कि ये देश बचा रहा है। अरे असेंबली की इलेक्शन का देश के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। असेंबली की इलेक्शन का लेना देना होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के साथ। क्योंकि आज तक मैंने एक भी आदमी नहीं देखा जिसने MLA के कैंडिडेट को या मेंबर पार्लियामेंट के कैंडिडेट को कहा हो कि मेरे घर में ताजमहल बना दो, मेरे घर में कुतुब मीनार बना दो। लोग इन ये कहते हैं यार मेरी गली ठीक नहीं है, मेरी सड़क ठीक नहीं है। पॉलिटिकल क्लास को, पॉलिटिकल लीडर को या कैंडिडेट को ये बात समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझेगा तो मुझे लगता है मैं जिस तंजीम से हूँ वो तंजीम रोजमर्रा की जिंदगी की बातें करती है और अच्छी खासी बम्पर विक्ट्री लेके आई है। रीजन यही है कि लोगों को क्या चाहिए, पब्लिक को चाहिए क्या चाहिए उसको दिया जाए, क्योंकि टैक्स दे रहा है। बिल्कुल। शुरू से शुरुआत करते हैं। आप जम्मू को कैसे देखते हैं? मैडम एक ना स्लोगन है, जी। नो द पास्ट होल्ड द प्रेजेंट देयर विल बी ए ग्रेट फ्यूचर। तो मैं जम्मू को इसी तरह से देखता हूँ। आपको इतिहास पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या था, कैसे गलत चीजों से बाहर निकला गया, अच्छी चीजें लाई गई, और आज हम क्या गलती कर रहे हैं उसको कैसे सुधारें ताकि आने वाली जनरेशन जो की हैं वो उसका मजा ले जो हम लोग नहीं ले सके। तो पहले जम्मू कैसा था, थोड़ा पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। देखिए मैडम, अगर हम लोग एक्चुअल देखें तो जम्मू, असली जो जम्मू शुरू होता है वो शुरू होता है 1931 से। एक तो जम्मू में स्लेवरी थी। स्लेवरी समझते हैं? पीजेंट्स थे जो जैसे एक तरह के गुलाम जी। जो खेती करते थे, जमीन जमींदार की थी और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसकी प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा जमींदार ले जाता था। उसको उतना ही मिलता था जिससे उसके 8-9 महीने निकलते थे साल के। 3 महीने के लिए फिर दोबारा उसको जद्दोजहद करनी पड़ती थी अपने घर के खाने के लिए। जम्मू में बेगार करवाई जाती थी। बेगार हो गया कि अनपेड लेबर करवाई जाती थी, वो भी था, जिसके लिए कश्मीर में जद्दोजहद शुरू की गई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की तरफ से। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके मोहम्मद रकीब एक थे, उनकी तरफ से इसकी जद्दोजहद शुरू की गई। तो वो जद्दोजहद वहां तक पहुंची कि एक ना ग्रांसी कमीशन बनाई गई 1931 में, जिसकी रिकमेंडेशंस के तहत, क्योंकि जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे वो भी ब्रिटिशर्स के बैकर, उनको बैक ब्रिटिशर्स कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम बैक कर रही थी ताकि यहाँ पर राज फैमिली को कहीं ना कहीं उनको कुछ किया जाए ताकि डेमोक्रेसी रिस्टोर हो जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी दे चुके थे 1930 में। जब साइमन कमीशन आया था ना, बहुत बड़ा साइमन कमीशन आया था, वो साइमन कमीशन इसलिए आया था कि किन किन को क्या क्या मिलना चाहिए, वो वोटिंग राइट्स देने के लिए आया था। उसी के तहत जम्मू कश्मीर में भी डेमोक्रेसी आ जाए उसके लिए शेख अब्दुल्ला को बैक कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनकी जद्दोजहद के तहत
जम्मू के लोगों को फायदा ये हुआ कि जो गुलाम थे, जो बेगार करते थे, उनको बेगार की जगह पेमेंट मिलनी शुरू हो गई। ये जम्मू था। और इसके अलावा जम्मू का जो आप देखते हो, जो राजा का जो रेवेन्यू था वो कहाँ कहाँ से आता था। एक तो आता था एग्रीकल्चर से, दूसरा आता था जो जेएनके से एक्सपोर्ट होता था मटेरियल, और तीसरा जो सबसे बड़ा रेवेन्यू था वो आता था ब्रोथल से। कोठे थे जम्मू में, ओके। जो बंद हो गए। आज का ये जो कि आपका ये है कनक मंडी है, राजेंद्र बाजार है, इसके ऊपर का जितना इलाका है, ये सारे के सारे कोठे थे। आप आज भी अगर कनक मंडी में चले जाओगे, वहां पर जरोखे बने हुए हैं बड़े हाँ जी, शानदार। हाँ हाँ हाँ। आप फिल्मों में देखते होंगे, जैसे वो थी फिल्म ये हीरा मीना कुमारी की फिल्म थी कटी पतंग, जी। जा, ये शाहरुख खान की फिल्म थी देवदास। उसमें जो जोरोखे बने हुए हैं उस तरह के जोरोखे आपको कनक मंडी बाजार में मिल जाएंगे, इंटीरियर में मिल जाएंगे, जो बिल्डिंग्स टूटी नहीं है। ये सारे के सारे कोठे थे। और सियालकोट से पंजाब के, जो पंजाब का हिस्सा था, वहां से बड़े बड़े लोग आते थे यहाँ पर। वो कहते हैं ना, कहते थे कि जम्मू की शाम बड़ी रंगीन होती थी। वो शाम रंगीन नहीं होती थी। और जो बंदा बड़ा स्मार्ट बन के घूमता था ना यहाँ पर, उसको हमारे बुजुर्ग कहते हैं वो मुझे सियालकोटिया, क्योंकि सियालकोट से बड़े बड़े जमींदार आते थे यहाँ रात बिताने के। और ये जम्मू की काली हकीकत है। और अच्छी हकीकत ये है कि जम्मू हमेशा एकदम सद्भाव का केंद्र रहा। यहाँ पर कोई दंगा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हाँ, दंगे शुरू हुए तब जब 1930 के बाद शेख अब्दुल्ला, मोहम्मद रकीब और इन जैसे कुछ 7 8 10 लोग जो मास्टर्स डिग्री करके आए, कहाँ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। जेएनके में, मैं कश्मीर का भी नाम लूंगा इसमें, जम्मू कश्मीर में प्रेस नहीं थी। प्रेस इज इन न्यूज वगैरह। न्यूज, हाँ, न्यूज़पेपर नहीं था। न्यूज़पेपर छपता ही नहीं था। और न्यूज़पेपर छपता था कहाँ पर, लाहौर में। वहां से कुछ न्यूज़पेपर आते थे मगर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़पेपर निकाला। उन्होंने न्यूज़ रीडिंग रूम बनाया, हाथ से अखबार लिखते थे वीकली, और उसको फिर बेचते थे। एक आदमी पढ़ता था, फिर दूसरा पढ़ता था। पहले तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पर ही आके पढ़ो, क्योंकि न्यूज़ लिखना और न्यूज़ बेचना बैन था। तो वो उन्होंने चेंज किया। ये बहुत बड़े इनकलाबी काम है जो इन लोगों ने किया। कुछ लोग कहेंगे कि ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बड़ी तारीफ कर रहा है। भाई साहब, जिसने रूलिंग क्लास के गुलामों को आजाद करवाया, उसमें सिर्फ कश्मीरी आजाद नहीं हुआ, उसमें जम्मू के लोग भी आजाद हुए। तो वो तो एक क्रांतिकारी काम होता है। तो क्रांतिकारी काम को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। इसीलिए जो आज की सरकार है वो हिंदुस्तान से पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम खत्म करना चाहती है, जम्मू कश्मीर से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम खत्म करना चाहती है, पंजाब से अकालियों का नाम खत्म करना चाहती है, सेंट्रल इंडिया से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम खत्म करना चाहती है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे क्रांतिकारी काम किए जिसके आगे वक्त की सरकारों को झुकना पड़ा। और आज जो सोसाइटी जहाँ खड़ी है, वो सोसाइटी इसलिए खड़ी है क्योंकि इन लोगों ने काम किया है। और जिन लोगों ने काम किया उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, अबव द रिलीजन, कास्ट, क्रीड, एवरीथिंग। उनको अप्रिशिएट, अगर हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अगर हम अपना इतिहास नहीं पता हमें, तो हम लोग अपने फ्यूचर को क्या डेवलप करेंगे, फ्यूचर क्या डेवलप होगा। फिर हम लोग तो यूरोप की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं डार्क एजेस की तरफ। क्योंकि डार्क एज में क्या होता था वो भी लोगों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए, किताब में क्या लिखा। लेकिन अभी जैसे आपने डेवलपमेंट की बात की, हम ये फैक्टर्स डिनाई नहीं ना कर सकते कि उनकी वजह से जम्मू का जो अस्तित्व है आजकल जैसे लोग बोलते हैं वो थोड़ा पीछे रह गया इन कंपैरिजन टू कश्मीर। देखिए मैम, ऐसा है, आज भी आप देखिए, मैं कश्मीर और जम्मू का कंपैरिजन करूंगा, ठीक है। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ता है, हार जाता है, जीता नहीं है। जीता वो है, जीता है जो कभी 8-10 हजार वोट से ऊपर गया ही नहीं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को हराना था। जम्मू में हम लोगों ने उन लोगों को जिताया जो कह रहे हैं कि मुझे नहीं देना, वोट मोदी जी को देना। फिर आप बताओ ना, आप कैसे गवर्नमेंट के मुंह से छीनोगे अपने अधिकार, अपनी डेवलपमेंट कैसे छीनोगे। अगर आप उमर अब्दुल्ला को नहीं हराओगे तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं।
अगर आप ऐसे लीडरों को जितवाओगे, जो लीडर कह रहे हैं कि मुझे वोट नहीं देना, वोट मोदी जी को देना, अरे आप तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं एमपी का और बड़े शान से कह रहे हो कि वोट मोदी जी को देना। मोदी जी हमारे काम करने के लिए तो नहीं ना आएंगे। ये कंपैरिजन बता रहा हूँ, और जो लोग ये आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं वो इस चीज को समझे कि वहां पर उमर अब्दुल्ला हार गया, यहाँ पर वो 2 लीडर जीत गए। जिन्होंने जम्मू के हक की बात कितनी की कितनी नहीं की, वो जम्मू के लोग कमेंट में बताएंगे। बिल्कुल। हम पार्टीशन से पहले की बात करते हैं। हम पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे मीरपुर की। आप उसकी स्टोरी बताएंगे? देखिए, ऐसा मैं स्टोरी को थोड़ा एलेबोरेट करूंगा जी। इसको, ठीक है ना। आपको पता है जम्मू में भी जेनोसाइड हुआ है? हाँ। हुआ है। जी। किसका हुआ है ये बताइए। मैं क्वेश्चन 2 पूछता हूँ, उसको फाइनलाइज करेंगे अभी। कौन रजौरी वाली नहीं, साइड? ऐसा नहीं हुआ। जम्मू में 18 अक्टूबर को जम्मू सिटी, राइट फ्रॉम कठुआ टू जम्मू एंड पुंछ राजौरी, जो शहरी इलाका था वो डोमिनेंट था, मुस्लिम डोमिनेटिंग थी, ओके। ठीक है। 18 तारीख को यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई। उसके तहत महाराजा पटियाले की फौज लाई गई, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर मारकाट शुरू की। एक आंकड़ा है कि 20,000 लोग मारे गए, राइट फ्रॉम कठुआ टू जम्मू, जम्मू। ठीक है। और जो जो सोर्सेज कहते हैं वो 2 लाख कहते हैं। 8 लाख लोग माइग्रेंट हुए जम्मू से सियालकोट, ठीक है। 18 तारीख को यहाँ मारकाट शुरू हुई, उसका रेप्लिका वहां हुआ, कहां पर? मुजफ्फराबाद में, 22 अक्टूबर को, उसके 4 दिन के बाद। और हमारे मेरे फोर फादर्स जो वहां रहते थे, चाहे वो मुजफ्फराबाद, सबसे पहले मुजफ्फराबाद डाउन हुआ। मुजफ्फराबाद में मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों को मार दिया गया, मेजॉरिटी लोगों को मार दिया गया। जिस गांव, जो गांव पहले आए ना, उनका कोई बचा ही नहीं। मैं ऐसे 2-3 गांव के नाम बता सकता हूँ यहाँ पर, जिनका नाम लेने वाला आदमी ही कोई नहीं बचा। आप बताएंगे? मैं पुंछ की साइड के बताता हूँ। डोली पीर एक है एरिया, ओके। वहां पर एक गांव था, वहां पर नाम लेने वाला आदमी कोई नहीं बचा, क्योंकि कबायली सबसे पहले वहां है। मुजफ्फराबाद में जिस गांव पे कबायली आए, वहां पर कोई आदमी नहीं बचा, उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। ये हकीकत है। और क्यों? क्योंकि 18 को ये तो पता था कबायली आ रहे हैं, और यहाँ पर 18 को मारकाट शुरू हुई जम्मू प्रोविंस में। उसका रेप्लिका 22 मुजफ्फराबाद से शुरू हुआ, और 26 नवंबर वाले दिन मीरपुर फॉल हुआ। वहां बहुत बड़ा मैसेकर हुआ मीरपुर में। मीरपुर में मैसेकर हुआ, मुजफ्फराबाद में मैसेकर हुआ। तहसील बाग जो था ना, बाग, उसके 3-4 गांव खत्म हुए, बाकी सारे बच गए। और भिम्बर में, भिम्बर में बहुत बड़ा मैसेकर हुआ। वहां पर तो बहुत सारे लोग मारे गए, क्योंकि वो लोग एससी कम्युनिटी के थे, उनकी काउंटिंग नहीं की गई। और जो लोग हमारे यहाँ पर शहीद हुए, उनको मैं शहीद कहूंगा। जो लोग हमारे एरिया में शहीद हुए, मुजफ्फराबाद से लेके मीरपुर तक, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है कि 38,000 लोग शहीद हुए, मगर जो हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं लगभग 80,000 थे। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा कहता है कि 80,000 लोग शहीद हुए उसमें, और ये परफेक्ट है। उसकी उसकी रिटर्न में क्या मिला? सोचने वाली बात तो ये है। एक तो हम लोगों को डिस्प्लेस पर्सन कहा गया। अब इसको कंपेयर करते हैं कश्मीरी के साथ, कश्मीरी पंडित के साथ, ठीक है ना। डिस्प्लेस्ड पर्सन का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। डिस्प्लेस्ड पर्सन का मतलब होता है ये अपनी मर्जी से वहां से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आ गया, ठीक है, उसको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। कश्मीरी पंडित को कहा गया माइग्रेंट। माइग्रेंट का प्रोटोकॉल होता है पूरा पूरा कि इसको भगाया गया। और मैं आपको बताऊं, 38,000 लोगों का जेनोसाइड हुआ 22 अक्टूबर से लेके 26 नवंबर तक, ठीक है। कबायली जो थे वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर गए थे, ठीक है। और मैंने ना हिस्ट्री बहुत खंगाली है, बड़ी हिस्ट्री खंगाली है।
मुझे एक कश्मीरी पंडित नहीं मिला जिसको जो शहीद हुआ इन दिनों में। सिर्फ एक डॉक्टर थे जो एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल था बारामूला में, वहां पर अंग्रेज भी मारे गए, अंग्रेज मारे गए हैं यहाँ पर। चर्च थी, चर्च में नन्स और जो फादर थे वो मारे गए, प्रीस्ट मारे गए, क्रिश्चियंस, अंग्रेज गोरे। और उस हॉस्पिटल में एक कश्मीरी पंडित शहीद हुआ। और बाकी पूरे इतने बड़े 38,000 लोगों का जेनोसाइड हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है कि 38,000 लोग मरे हैं, हुआ है। ठीक है, तो उसमें कश्मीरी पंडित एक भी नहीं है, वो कैसे? कितनी बड़ी बात है। मैं तो बहुत बार सोचता हूँ कि ऐसा क्यों है कि एक भी कश्मीरी पंडित नहीं है, जबकि कश्मीरी पंडित मुजफ्फराबाद में भी थे, कश्मीरी पंडित उड़ी में भी थे, कश्मीरी पंडित कुपवाड़ा में तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी कश्मीरी पंडित की, कश्मीरी पंडित हंदवाड़ा में भी थे, कश्मीरी पंडित सोपोर में भी थे, कश्मीरी पंडित बारामूला में भी थे, मगर शहीद कोई नहीं हुआ, जबकि 38,000 लोग मारे गए। और जब 89 में वहां से माइग्रेशन हुई कश्मीर से, मेरे को लगता है 6 या 7 लोग शहीद हुए। तो अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 वाले दिन कहा है कि 42 या 52, आई मेक मी करेक्ट इन कमेंट्स, 42 या 52 कश्मीरी पंडित शहीद हुए हैं टोटल। और इतने बड़े जेनोसाइड में कहाँ जेनोसाइड हुआ? जेनोसाइड तो 38,000 लोगों का हुआ। 52-56 लोग जेनोसाइड नहीं होता मैडम, 6-7 लोगों का जेनोसाइड नहीं होता। जेनोसाइड होता है जहां पर आपका नाम लेने वाला, बताने वाला कोई बचा ही नहीं, वो होता है जेनोसाइड। और जो डिस्प्लेस पर्सन है, जिनको जबरदस्ती डिस्प्लेस पर्सन कहा गया, वो अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ के आए हैं, अपने बिजनेस छोड़ के आए हैं, अपने माल मवेशी छोड़ के आए हैं, वो लोग वहां से कपड़े नहीं उठा सके। जिनके पास जूते थे वो जूते पहन के आए हैं, जिनके पास जूते नहीं थे वो बगैर जूतों के आए हैं। यहाँ जम्मू में आने के बाद एक ही कपड़ा होता था, मर्द भी वही पहनता था और औरत भी पहनती थी। औरत घर से बाहर नहीं निकलती थी कि मर्द बाहर मजदूरी करने के लिए गया है। मर्द आता था, वो कपड़े उतारता था तो औरत पहनती थी तो बाहर निकलती थी। ये हालात देखे हम लोगों ने। और 42 या 52, मेक मी करेक्ट इन योर कमेंट्स कि मैं ठीक बोल रहा हूँ कि है इतने ही, क्योंकि अमित शाह जी ने कहा पार्लियामेंट में, वो कहते हैं जेनोसाइड हो गया, सारी फैसिलिटीज मिल रही है आज तक। वो जो कि वहां जो मरे, अगर वो वहां पर ना मरते, ना शहीद होते, तो आज हिंदुस्तान पठानकोट के पार होता। अगर वो कबायली उनको मारने में वहां बिजी ना हो जाते, क्योंकि महाराजा हरि सिंह तो जम्मू आ गए थे, उन्होंने अपने एडीसी को कहा था अगर कबायली सुबह यहाँ पहुंच गए तो मुझे बिस्तर पे गोली मार देना, मुझे सुनाना नहीं। आप सोचिए। और जो वहां पे जो उनको मारने में कबायली बिजी हो गए, वो शहीद हुए। आज हिंदुस्तान का हिस्सा है जम्मू कश्मीर, नहीं तो हिंदुस्तान पठानकोट के पार होता, पठानकोट तक हिंदुस्तान ना होता। और एक बात और ऐड करूंगा, जिस नेहरू को प्रधानमंत्री, आदरणीय मेरे भी प्रधानमंत्री हैं मगर वो आरएसएस के ज्यादा है, जिस नेहरू को प्रधानमंत्री मोदी, पूरी आरएसएस और पूरी उनकी कैबिनेट पूरा दिन गालियां देती रहती है, अगर वो नेहरू ना होता तो पठानकोट हिंदुस्तान का हिस्सा ना होता। जिस दिन पार्टीशन फाइनल हुआ था ना, पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला, पट्टी, फिरोजपुर, ये सारे एरिया हिंदुस्तान के हिस्सा नहीं थे। और पठानकोट को हिंदुस्तान का हिस्सा इसलिए बनाया गया क्योंकि जम्मू की बात करूंगा, जम्मू की कनेक्टिविटी सिर्फ सियालकोट से थी और कश्मीर की तरफ से थी, मीरपुर की तरफ से थी, रावलपिंडी की तरफ। ठीक है ना, कनेक्टिविटी ये थी। इस तरफ से हिमाचल की तरफ से इस तरफ से कनेक्टिविटी थी ही नहीं, क्योंकि रावी दरिया था, रोड बनाई नहीं अंग्रेज ने यहाँ से। ठीक है, पठानकोट जम्मू हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू की चालाकी ने। अगर सरकार उसको सावरकर की या गोडसे की आ गई होती तो शायद जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान के साथ कनेक्टिविटी न होती। ये हार्ड फैक्ट है, ये इतिहास है, जिसको आप जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, खासकर जम्मू के लोगों को, रेस्ट ऑफ इंडिया को समझना पड़ेगा कि इन लोगों की कितनी बड़ी बड़ी, हो सकता है इन्होंने 1000 गलतियां की हो, मैं नहीं कहता हूँ शेख अब्दुल्ला ने 5000 गलतियां की हो, मैं नहीं कहता हूँ, मगर जो किया है वो एक क्रांतिकारी काम है।
जो बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने की, बहुत बड़े फिलोसोफर्स ने थ्योरी बनाई, तो दुनिया चल रही है ना। बहुत बड़े क्रांतिकारी काम है, और वो क्रांतिकारी काम है जिनसे हमारी नस्लें गुलामी से बाहर निकली, इक्वलिटी आई। इक्वलिटी तो आई, नेहरू ना होते तो पठानकोट हिंदुस्तान का हिस्सा ना बनता, अगर वो हिस्सा ना बनता तो जम्मू कश्मीर के साथ डायरेक्ट लिंक ही नहीं था। लिंक सियालकोट से था, लिंक था रावलपिंडी से था, मगर जम्मू कश्मीर के साथ नहीं था। इंडिया का लिंक जम्मू कश्मीर के साथ नहीं था, पठानकोट आया तो बना, अगर ना होता तो ना बनता। फिर लेकिन पार्टीशन भी हुई। लोग जिम्मेदार मानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या फिर पाकिस्तान के जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे या मिनिस्टर थे। देखिए ऐसा है मैडम, जम्मू कश्मीर की बात करूं पहले, जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी थी, जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी थी वो ऐसी थी कि, एक बात और आपको बता देता हूँ, आपने लाहौर ट्रीटी पढ़ा ना, लाहौर ट्रीटी हुई थी, उसके बाद गुलाब सिंह जी को जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिया गया, ठीक है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा तो जम्मू के कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगते हैं गुलाब सिंह एंड फैमिली के ऊपर ना, ठीक है। अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज ने जम्मू कश्मीर दे दिया महाराजा गुलाब सिंह को, मगर उनसे गिलगित बाल्टिस्तान किराए पे ले लिया। वो क्यों लिया पता? क्योंकि अंग्रेज डरता था कि कहीं वहां से रशिया अंदर ना आ जाए, गिलगित बाल्टिस्तान से रशिया अंदर ना आ जाए। और जो लोग कबायली बन के आए, एक ना गिलगित स्काउट करके उन्होंने एक बनाया था अंग्रेजों ने, वो कर्नल था, कर्नल का आई जस्ट फॉरगेट हिज नेम, वो उसकी देखरेख करता था, पूरी बटालियन बनाई थी, बहुत बड़ी मिलिशिया बनाई थी उन्होंने, ताकि कल के दिन अगर रूस वहां से हिंदुस्तान को कैप्चर करने के लिए आ जाए तो ये लोग यहाँ पर रूस को रोकेंगे और पीछे से ब्रिटिश आर्मी आ जाएगी। गिलगित बाल्टिस्तान ऑलरेडी महाराजा ने, अंग्रेज ने महाराजा से किराए पे लिए हुए थे, ठीक है। वहीं पे थी गिलगित स्काउट्स, जो बाद में कबायली बन के हमारे इलाकों में। अगर जम्मू कश्मीर एक होता है इस वक्त, अगर जम्मू कश्मीर एक होता और हमारा पार्टीशन ना हुआ होता, तो हम लोग इसको दुनिया की सुपर पावर होते, जिसके लिए आज ये कहते हैं हम सुपर पावर बनेंगे। हम लोग सुपर पावर होते क्योंकि हमारे पास, पंजाबी में कहावत है, जिदे घर दाने उदे न्याणे भी सियाने। हमारे पास ग्रेन्स खूब सारे थे। मिडल ईस्ट यानी अरब, अरब को चाहिए थे ग्रेन्स, और सेंट्रल एशिया को चाहिए था कपड़ा, चीनी, गुड़ और बहुत सारी चीजें, क्योंकि सेंट्रल एशिया की बहुत सारी कंट्रीज है जो लैंड लॉक्ड है, बहुत सारी कंट्रीज लैंड लॉक्ड है। अगर हमारा पार्टीशन ना होता, जम्मू कश्मीर एक होता, तो हम लोग वहां पर राज कर रहे होते सेंट्रल एशिया में। अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ मिलता है, ताजिकिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ मिलता है, चीन का पूरा वो वाला हिस्सा जिस हिस्से में कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, वो सारा का सारा हमारे साथ मिलता था। हम लोग सभी को एक्सपोर्ट करते, ईरान को हम लोग एक्सपोर्ट करते। अफगानिस्तान से आगे चल जाओ तो तुर्कमेनिस्तान आता, वो भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसको भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते। हमें तो जरूरत ही नहीं थी, इंडस्ट्री जितनी मर्जी लगा लेते, जितनी मर्जी प्रोडक्शन बेच लेते। जो चाइना रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव बना रहा है, वो भी तो यही है। हमारे पास तो बना बनाया था, हमने बॉर्डर बना दिया बीच में। क्योंकि अंग्रेज तो, वो तो उसने हर वो काम किया अंग्रेज ने जो उसके लोगों के लिए ठीक था। हम लोगों ने तो अपने लोगों के लिए भी, हमारी पॉलिटिकल क्लास ने अपने लोगों के लिए भी कोई काम नहीं किया। जबकि इंग्लैंड में राजशाही है, वहां डेमोक्रेसी है, मगर राज तो राजा का है। उन लोगों ने सभी वो काम किए जो उनके लोगों के लिए ठीक थे, यूरोपियन ने वो काम किए जो उनके लोगों के लिए ठीक थे, अमेरिकन ने वो काम किए जो उनको लोगों के लिए ठीक थे। भाई साहब, आप हिंदुस्तान की पॉलिटिकल क्लास अपने लोगों के लिए काम क्यों नहीं कर पा रही? कहाँ दिक्कत है? खुल के बोले ना, हमारे हमने ये करना है। अगर जम्मू कश्मीर एक होता, ये बॉर्डर ना बनता। ये बॉर्डर अंग्रेज ने बनाया, ना नेहरू ने बनाया, ना जिन्ना ने बनाया, ना शेख ने बनाया, ना महाराजा हरि सिंह ने बनाया, ये बनाया अंग्रेज ने। क्योंकि उसको पता था कि इनकी इनकी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होंगी सेंट्रल एशिया तक। उन्होंने फ्यूचर के लिए सोचा। हाँ जी, उन्होंने फ्यूचर के लिए फ्यूचर के लिए उन्होंने अगले 2030 के लिए सोचा। और एक चीज आपको यहाँ आपके पॉडकास्ट में और बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर कभी रिलीजन की लड़ाई नहीं थी। जम्मू कश्मीर में राजा हिंदू था, ठीक है,
मगर अवाम मुस्लिम थी। यही था ना, ऐसा ही था ना। majority, हाँ। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी, इससे पहले जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी कोई 47 ईयर्स तक एक ना जद्दोजहद चलती रही। जम्मू कश्मीर में लैंग्वेज थी पर्शियन, फारसी जिसको कहते हैं ना। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज, राजे की ऑफिशियल लैंग्वेज थी पर्शियन, जिसको महाराजा गुलाब सिंह रजीम ने उसको कहा उर्दू में काम होगा। ओके। जम्मू कश्मीर में लोगों को उर्दू नहीं आती थी। ऑब्वियसली जो लोग पढ़े लिखे थे वो कश्मीरी पंडित थे, ठीक है, क्योंकि सेक्रेटरिएट में जितने एम्प्लॉय थे, राजा के दरबार में जितने एम्प्लॉय थे, सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे। और दूसरा तीसरा चौथा था ही कोई नहीं। उन लोगों ने 47 साल लड़ी है। और 1927 में जब महाराजा प्रताप सिंह जी थे यहाँ पर, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे 1927 तक डिसाइड किया गया कि ये एक स्लोगन था, स्टेट फॉर द स्टेट पीपल, स्टेट्स पीपल। जो राज्य है वो राज्य के लोगों के लिए है। तो फिर स्टेट सब्जेक्ट लाया गया, यहाँ स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया गया। और उसमें कहा गया कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी, पंजाब के लोगों को नहीं मिलेगी। और जो पंजाब के लोग जो इंपोर्ट किए थे राजा ने, वो कुछ वापस भेज दिए, कुछ यहाँ व्यापार करना शुरू हो गया। ये भी एक एजिटेशन हुई है यहाँ पर। स्टेट सब्जेक्ट कानून लाने के लिए कश्मीरी पंडितों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने 47 साल या 50 साल तक एजिटेशन की है कि फारसी की जगह उर्दू ना लगाओ। अगर उर्दू लगा रहे हो तो नौकरी सिर्फ यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, बाहर वाले पंजाबियों को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उर्दू पंजाब में लिखी जाती थी, यहाँ के लोग फारसी लिखते थे। राज दरबार का सारा काम फारसी में होता था। इन्होंने कहा नहीं जी, अब जी उर्दू में होगा। इन लोगों ने पूरी एजुकेशन लड़ने के बाद स्टेट सब्जेक्ट लॉ लाया 1927 में, उसको उड़ाया, यहाँ पर नाचना शुरू हो गए सारे कि स्टेट सब्जेक्ट टूट गया। तो सभी नाच रहे हैं। आज क्या हालात है, क्योंकि रिसीविंग एंड पे सिर्फ और सिर्फ जम्मू है, कश्मीर नहीं है। जम्मू ही रिसीविंग एंड, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज आए, जो भी आए बाहर से, वो जम्मू में सेटल हुए। सेटलर सारे जम्मू में सेटल हो रहे हैं, कश्मीर नहीं जा रहा कोई, क्योंकि कश्मीरी ने अपना बंदोबस्त कर लिया। मैं आपके पॉडकास्ट में ये बात बोलना नहीं चाहता। उन्होंने क्या किया, आप बोल सकते हैं बोल सकते हैं। जी। जिस आदमी का पहला डोमिसाइल बना, उन्होंने उसको मार दिया, उसके ऑफिस में घुस के मारा। वो राजस्थान के एक बैंक मैनेजर थे, जिनका पहला डोमिसाइल बना, उनकी ऑफिस में बैठकर उनको गोली मार दी। और जिस आदमी ने डोमिसाइल बनाया, चाडूरा का आदमी था, उसको एसडीएम ऑफिस के अंदर जाके गोली मार दी थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा जी, जो 2 साल लगातार यहाँ, 1 साल लगातार यहाँ रहता है, ही इज एंटाइटल फॉर डोमिसाइल। शोपियान में जो माइग्रेटेड लेबर थी, जो 1 साल से ज्यादा रहती थी कश्मीर में, उसको भी गोली मार दी। और जम्मू में आज बाहर चले जाओ, रेडियां लगी हैं सारी की सारी, उसमें जम्मू का आदमी बहुत मिनिमम अगर है तो वो अब सर्वाइव नहीं कर सकता। और ये भी मैं आपके पॉडकास्ट पे कह देता हूँ, जो रेडियां लगी हैं, उस रेडी वाले से किसी की हिम्मत नहीं है, म्यूनसिपैलिटी के ऑफिसर की, जाके पूछे अपना लाइसेंस बता। हमारा ये हाल हो गया। जो रेडियां जितनी लगी हैं जम्मू में, म्यूनसिपैलिटी को मैं चैलेंज करता हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, जाओ और उन रेडी वालों से उनको लाइसेंस पूछो, लाइसेंस का है। एक जम्मू के डोगरे रेडी जोन बनी है गांधीनगर में, हर हफ्ते में एक बार पहुंच जाते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले, कितनी रेडियां तोड़ देते हैं। हमारे जम्मू का डोगरा दुकानदार या खतरी दुकानदार या मीरपुर का या पुंछ का, अगर उसने दुकान खोली है, उसका सामान 1 फुट भी बाहर चल जाए, म्यूनसिपैलिटी वाले बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। हमने देखा भी था पीछे, है ना। रेडी वालों से नहीं पूछते तेरा लाइसेंस कहाँ है, पूछेंगे तो दूसरे दिन ट्रांसफर हो जाएंगे, ये भी सुन लीजिए। इनकी हिम्मत नहीं है म्यूनसिपैलिटी वालों की, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की हिम्मत नहीं है पूछने की रेडी वालों से तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है बताओ। अगर लाइसेंस पूछने पे आ गए ना, तो 99% रेडियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि लाइसेंस है ही नहीं। ये हकीकत है जम्मू की आज की। और ये टाइम बॉम्ब है। आज रेडी है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ हो रहा है, जम्मू वाले कहाँ जाएंगे, सीधे साधे लोग होंगे। जम्मू में अभी भी लोग वाटर सिस्टम पे चल रहे हैं, सट्टा बटा होता ना जी, अभी वाटर सिस्टम पे चल रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल है।
शहरी इलाके में थोड़े कम है, शहरी इलाके में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। किसी के घर में चावल खत्म हो जाते हैं, वो कहते हैं चावल दे दे यार, मेरे घर आएंगे तेरे को दे दूंगा, जब मेरे से आटा ले ले तो चावल दे दे, अभी भी है। मगर जम्मू की पैराफेरी से बाहर ये सिस्टम आज भी चलता है। ये हकीकत है जम्मू की, जो हो रहा है वो टाइम बम है और हम लोग समझ नहीं रहे। तो मतलब जब आर्टिकल 370 एबॉगरेट हुआ, आपको लगता है कि जो हम पहले सेलिब्रेट कर रहे थे, सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे थे, अब उसके हम आफ्टर इफेक्ट्स देख के थोड़ा डरना चाहिए? मैम आप अगर मेरे फेसबुक पे स्क्रॉल करोगे ना, हम्म। मैंने एक इंटरव्यू किया था तब जी। मैंने ये बात कही थी कि हमारे जम्मू के लोग अपनी मैयत पे खुद नाच रहे हैं और लड्डू बांट रहे हैं कि नाचो खुशी मनाओ मैं मर गए। ये मैंने कब कहा था? 8 या 9 अगस्त वाले दिन मैंने किसी पोर्टल के साथ इंटरव्यू किया था और कहा था कि जम्मू के लोग अपनी मैयत पे खुद नाच रहे हैं और लड्डू बांट रहे हैं, खुशी मनाओ मैं मर गया। यही हकीकत है। मैंने तब कहा था, जम्मू वाले अब समझ रहे हैं। मेरा फेसबुक अकाउंट स्क्रॉल कीजिए, उसमें आपको जरूर मिल जाएगा वो। अगस्त 2019 में आपको मिलेंगी 2 3 4 वीडियो, 6 7 8 वीडियोस मिलेंगी। मैंने इंटरव्यू किया किसी के साथ और यही बात कही है। वो तभी मर गए थे, खुशी मना रहे थे, लड्डू बांट रहे थे कि खुशी बनाओ मेरी मैयत निकल रही है। और आज उनको आफ्टर इफेक्ट्स पता लग रहे हैं और आज भी नहीं जाग रहे। आज भी वोट क्यों दे रहे हैं? वोट आपने मोदी जी को देनी है। और कश्मीर वालों ने उमर अब्दुल्ला को हरा दिया, ये बहुत बड़ी बात है मैडम। महबूबा मुफ्ती को भी हरा दिया। हम्म। 2 एक्स चीफ मिनिस्टर्स को कश्मीर वालों ने हरा दिया कि हमें तुम लोग मंजूर नहीं हो। और जम्मू वालों ने क्या किया वो सबके सामने है। हम्म। तो उसका नेक्स्ट स्टेप चल रहा है अब। हम्म। आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता ही जाएगा, कम तो होगा नहीं ना। तो अभी जम्मू वालों को कौन सी चीजें जो हैं टेक केयर करने की जरूरत है? क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मुद्दे हैं, जैसे अभी हमने पहले बात करे थे, एम्प्लॉयमेंट है, स्कूल्स हैं, एजुकेशन सिस्टम है। तो अब आपके हिसाब से क्या क्या देखना चाहिए? देखिए मैम, सबसे पहले तो जम्मू वालों को स्ट्रीट फूड मांगना चाहिए। आपको लगता है वो मिलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है हम्म। कि हम लोग स्टेट फूड रिस्टोर कर देंगे, मगर उसका टाइम लाइन नहीं है कि कब करेंगे। वो तो उनको देना पड़ेगा, हम्म। मगर स्टेट फूड खैरात में नहीं लेना है। स्टेट फूड लेना है विद डिग्निटी। हम्म। और ये भी सोच के नहीं लेना है कि कश्मीरी खा जाएंगे। हम्म। पहले तो कश्मीरी फिर भी शायद इतना इतना पेनिट्रेट नहीं हुए थे जम्मू में जितने आज की डेट में बाहर के लोग हो गए। समझते हैं ये बात? हम्म। अगर हमें स्टेट फूड लेना चाहिए विद डिग्निटी, विद अपर हाउस, क्योंकि वो हमारा राइट है। हम्म। विद अपर हाउस लेना चाहिए स्टेट फूड, विद अपर हाउस। और उसके बाद जब पॉपुलर गवर्नमेंट बनती है तो उसको एक बिल पास करना चाहिए कि 90% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो की है इंडस्ट्री में, वो J&K के लोगों को दी जानी जाएगी तो इंडस्ट्री लगेगी। जैसे बीजेपी ने हरियाणा में किया है। हम्म। बीजेपी ने की ना हरियाणा में, मनोहर लाल खट्टर ने कहा जी 90% लोग होंगे तो मैं फैक्ट्री लगाने दूंगा, नहीं तो नहीं लगाने दूंगा, ऐसे ही बोला ना उसने। हम्म। हिमाचल में बीजेपी की सरकार ने 371 लाया, ठीक है ना। नागालैंड को उन्होंने 370 से ज्यादा बढ़िया फैसिलिटी दे दी, मोदी सरकार ने दी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर बोलते हैं, पार्लियामेंट में हुई डिस्कशंस बोलती हैं कि नागालैंड को आर्टिकल 370 से बेटर फैसिलिटी दी है इन्होंने, जो समझौता किया नागालैंड के साथ में। तो भाई साहब, जम्मू के लोगों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि नागालैंड छोटी सी रियासत अपने राइट्स के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो जम्मू के लोग क्यों नहीं उठते हैं? उनको उठना चाहिए, अपने राइट्स के लिए उठना चाहिए। सिर्फ अगर वो रिलीजन एंगल बीच में डालेंगे तो भाई साहब आपकी जनरेशन जो की है ना, वो ना, मैं ना एक बार ना इंटरव्यू सुन रहा था राज ठाकरे का, ठीक है। वो उसमें कहता है कि बॉलीवुड फिल्मों में सभी काम करने वाली सकुबाई क्यों होती है। हम्म। आई रिमेम्बर दोज वर्ड्स। बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाली सभी सकुबाई क्यों होती हैं? सकुबाई मीन्स महाराष्ट्रन होती है। हम्म।
तो ये बात समझ लें, अगर हम इन राइट्स पे काम नहीं करेंगे तो हमारे जम्मू में भी जेडी काम करने वाली जेडी होंगी ना, वो सकुबाई होगी। ये हम लोग उसके लिए बीज डाल रहे हैं। और लोगों को उठना चाहिए, सोचना चाहिए और वो करना चाहिए। तो अभी लोग उठे हैं आपके हिसाब से? हो रहे रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, पता लग जाएगा कितने उठे हैं कितने हैं नीचे हैं। वो तो पता लग जाएगा 8 तारीख को कितने उठे हैं। हैं? हम लोग तो बोल सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोलने से पहले डरेंगे नहीं, क्योंकि सच बोलने वाले को सुकरात कहा जाता है, जिसको सॉक्रेट कहते हैं इंग्लिश में। तो सच बोलने वाले को सुकरात कहा जाता है। मेरे जैसा आदमी उसकी मौत के 2500 साल के बाद उसको याद कर रहा है। और जो सच नहीं बोलते हैं वो पता नहीं कौन थे, वो तो मर गए गल गए, उनकी कब्र भी किसी ने नहीं देखी कौन थे वो। अरबों खरबों आए होंगे सुकरात के बाद, मगर उनको कोई याद नहीं करता, सुकरात को याद करते हैं। सच बोलने वाले को सुकरात कहा जाता है। और जो एक ना कम्युनिस्ट लीडर थे, चे गवेरा, डॉक्टर चे गवेरा, उन्होंने लिखा है, एक फ्रेज बनाया है कि मैंने उन लोगों को की भी कब्रें उसी कब्रिस्तान में देखी जो लोग कहते थे कहीं मैं कुछ बोलूंगा तो मारा ना जाऊं। आखिर में सभी को कब्र में जाना है, उसको भी जाना है जो खड़ा होके बोलता है, और जो नहीं बोलता वो भी मरता है। मगर जो खड़ा होके बोलता है उसको इतिहास याद रखता है, और जो ऐसे ही मर जाता है वो पता नहीं कितने आए हो कितने। इसलिए उठो, बात करो, अपनी जनरेशन्स को गाइड करो कि हम ये थे, यहाँ पहुंचे और यहाँ तक लेके जा रहे हैं, आगे क्या होगा वो आपने संभालना है। मैं तो इसलिए बोलता हूँ। बिल्कुल। सर, कश्मीरी पंडित्स के बीच में बात रह गई। हमें सबको पता है कि कश्मीर ने क्या किया कश्मीरी पंडित्स के साथ, लेकिन माइग्रेट होके वो जम्मू में आए। जम्मू वालों का क्या रिएक्शन था? और अगर जम्मू में आए हैं उनकी वजह से कुछ नुकसान हुआ है या ओपन दिल से उन्होंने अपनाया है कुछ? देखिए मैडम, ऐसा है, जम्मू और कश्मीर जो कि वो एक ही है। इन द एंड जो हमारा जो ब्राह्मणी कल्चर है उसमें कश्मीरी जीन है, ठीक है ना। और कश्मीरी जम्मू में आए या जम्मू वाला कश्मीर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग पीओके से आए, ठीक है ना, हमारा जीन और यहाँ का जीन जेनेटिक जीन से एक थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उससे सोसाइटी डेवलप ही हुई है, सोसाइटी खराब नहीं हुई, सोसाइटी डिल्यूट नहीं हुई। मगर आज जो आज का सिनेरियो है, हम लोग उस पर भी आएंगे। आज हमारे, मैंने कहा ना, रेडी पे जाके कोई पूछ नहीं सकता कि तूने, तेरी रेडी का लाइसेंस है। हम लोगों को इस पर डिस्कस करना चाहिए। हमें इस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए कि मेरी स्टेट का आदमी मेरी स्टेट में आया तो कोई फर्क पड़ा क्या। ये हकीकत है, कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा सोसाइटी, समाज ज्यादा बढ़िया हुआ। कुछ कश्मीरी, मैं एक बार किसी कश्मीरी स्टूडेंट से मुझे बुलाया था, पंडित स्टूडेंट से, जट्टी के थे वो। हम लोगों ने कोई सेमिनार किया, मुझे बुलाया गया, उनके साथ बड़ी खुल के बातें हुई, क्योंकि तब बीजेपी कह रही थी कि हम लोग इनको कश्मीर में बसाएंगे। उन स्टूडेंट्स ने क्लियर कट कहा, हम कश्मीर नहीं जाएंगे, या हमें जबरदस्ती ले जाएंगे हम तब भी नहीं जाएंगे। हम लोग वहाँ सेटलर्स बनने के लिए नहीं जाना चाहते, हम लोग जाना चाहते हैं विद डिग्निटी। और कश्मीर में हमारा भाई क्या, ये हकीकत है। जम्मू की सोसाइटी ने हर किसी को अपनाया है, बढ़िया तरीके से अपनाया है, मगर उसमें सोसाइटी डिल्यूट नहीं हुई, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग ही जम्मू कश्मीर में है, सोसाइटी डिल्यूट नहीं हुई। और मुझे लगता है कि जो भी आया विद इन स्टेट, जो भी आया, उससे जम्मू डेवलप हुआ है, जम्मू डिग्रेड नहीं हुआ। बड़ी बात यह, क्राइम भी बढ़ा। आज की डेट में कितना क्राइम बढ़ा, कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं जो हमने कभी सुने नहीं, वो क्राइम हो रहे हैं। और हम लोगों को ये चीज देखनी चाहिए। बाकी कश्मीरी पंडित भाई हैं हमारे, और उनके साथ गलत हुआ है तो हम उनके साथ खड़े हैं, जिन्होंने गलत किया हम उनके खिलाफ खड़े हैं, ठीक है ना। मगर आप देखिए कि उस कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन से किसने कहाँ क्या फायदा लिया, वो भी, उस पर भी विचार कीजिए। हिंदुस्तान में सरकार बन गई कश्मीरी पंडित माइग्रेशन के नाम से, और हमें ये सब कुछ देखना चाहिए। और जिसका जो हक बनता है उसको मिलना चाहिए, जैसे भी बनता है उसको मिलना चाहिए। चाहे वो हम लोग डिस्प्लेस पर्सन है, हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग उजड़ कुजड़ के वहां से आए थे। और आप सोचिए कि जो सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए इतने बड़े बड़े स्लोगन्स देती है, उन्होंने हम लोगों के साथ क्या किया, डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए क्या किया। आपका ये घर है ना, ये भी डिस्प्लेस्ड पर्सन का घर है ना,
अलॉटमेंट है ये। एक ना ऑर्डर निकाला गया सितंबर 2023 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, मैं इस चीज को कोट करूंगा। जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हम कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी कश्मीरी पंडितों को वापस दिलवाएंगे, ठीक है ना, दिलवाएं, वेलकम है। लेकिन जो लोग वहां से आए, पीओके से आए, इन्होंने क्या किया, अब ये कहते हैं जेके पीओ, पीओ जेके है ना, पीओ जेके बोलते हैं ना, जे लगा दी उसमें। मगर जो वहां से जो हम लोग डिस्प्लेस पर्सन आए उनके साथ क्या किया आप सुनिए। मासिस अवेयर नहीं है, अगर अवेयर है तो वो उसको जानना नहीं चाहते। इन्होंने सितंबर 2023 में ऑर्डर लाया, एक ना एक लीगल ओपिनियन है, ठीक है, वो कहती है कि जो डिस्प्लेस पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसका स्टेटस 1965 से पहले का ले जाओ। उसका मतलब पता क्या है कि आप लोग अपनी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवा सकते, फर्द नहीं कटवा सकते। आपके पास सिर्फ टेंडेंसी राइट है, हम टेंडेंट हो वहां पर। आप अगर अपनी जमीन बेचोगे तो वो डीपी को ही बेचोगे, डिस्प्लेस पर्सन को ही बेचोगे, अदर देन दैट नहीं बेच सकते। मकान है, जमीन है, जो भी लॉट हुआ है, ठीक है, हमें इन्होंने बना दिया यहाँ पर टेनेंट। और कश्मीरी पंडित भाई जो वहां प्रॉपर्टी छोड़ के आए उनको कहते हैं कि प्रॉपर्टी इनको पूरी दिलवाएंगे वहां पर वापस। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? और इसके अलावा एक और बड़ी बात सुनाता हूँ। सितंबर 2023 में एक लीगल ओपिनियन आती है कि 3A ऑफ एग्रीगेशन रिफॉर्म एक्ट इज नाउ रिपील, राइट, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हो गया पास, उसमें एग्रीगेशन रिफॉर्म एक्ट है ही नहीं। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि अगस्त 2024 में एक और आती है स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। वो कहती है कि जो जमीनें बची हुई हैं, खासकर कस्टोडियन लैंड है जो, वो 3A ऑफ एग्रीगेशन रिफॉर्म एक्ट के तहत रिफ्यूजीज को दी जाए। गवर्नमेंट ने बोला। हाँ, एक तो गवर्नमेंट कहती है 3A ऑफ एग्रीगेशन रिफॉर्म एक्ट इज नाउ रिपील्ड, और दूसरी तरफ वो कह रही है कि 3A ऑफ एग्रीगेशन रिफॉर्म एक्ट के तहत वो जमीनें दी जाए। और यहाँ पर ये हालात बन गए कि आप सोचो कि बच्चे जो फॉरेन जा रहे हैं आज के डेट में, सभी आपके यहाँ एरिया में ही जा रहे होंगे ना, फॉरेन जाना है बच्चे ने, उसके लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है, ठीक है, लोन फर्द नहीं कटे क्योंकि वो तो मालिक रहे ही नहीं, बेचना तो दूर की चीज है, लोन फर्द नहीं कटे। और मैंने उसके लिए बहुत बड़ी एजिटेशन की है इसी चीज के लिए कि कम से कम लोन फर्द तो काटो। चलो ठीक है, आपने हमारा हमसे सेलिंग जमीन बेचने के राइट छीन लिए, लोन फर्द तो काटो। अब वो शायद बन गए, कुल लोन फर्द कटने शुरू हुए 10-15 दिन पहले से। लेकिन आप सोचो कि हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं हम उसके मालिक नहीं है, हम उसका फर्द नहीं कटवा सकते। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कश्मीरी पंडित को हम लोग पूरी वो देंगे, क्या देंगे, पूरी मदद करेंगे कि इनकी जमीनें इनको वापस मिले। ये तो हालात है, तो उनको तो हमारे हक क्यों छीन रहे हैं? ये बात समझनी पड़ेगी, मासिस को समझनी पड़ेगी, जम्मू के मासिस को समझनी पड़ेगी, सारी बात ये है। और ये बात बहुत जरूरी है, हम लोगों को ये सारी बात समझनी पड़ेगी। तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, जम्मू एंड कश्मीर एक ना लेबोरेटरी बन गई है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, टेस्ट लेबोरेटरी। जो भी आता है वो इस पे एक्सपेरिमेंट करता है। और आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सपेरिमेंट पास किया हुआ हो। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को नेहरू जी लेके आए, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, सदर रियासत बनाया, ठीक है, 54 में उनको दोबारा उठाया, जेल में डाल दिया, 16 साल वो जेल में रहे। 16 साल के बाद एक दिन उनको बाहर निकाला जाता है और कांग्रेस की मेजोरिटी होती है असेंबली में, उनको दोबारा चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है 16 साल के बाद। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी एमएलए नहीं था असेंबली में, ठीक है। सेम इज द कंडीशन टुडे। इंजीनियर रशीद को निकाला जाता है, बोला जाता है जा इलेक्शन की कैंपेनिंग कर। जमाते इस्लामी के 10 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं मैडम कश्मीर में। जमाते इस्लामी के 10 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं कश्मीर में। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद आई एम नॉट कंफर्म, अगर मेरे से कुछ हुआ हो
तो मेरे को करेक्ट कीजिएगा, आपके कमेंट में करेक्ट कर देंगे। उनमें कुछ लोग हैं जो जेल से छोड़ेंगे, जाओ जाके इलेक्शन लड़ो। चल क्या रहा है? जो गलती नेहरू जी ने की, सबसे पहले उनकी अचीवमेंट थी कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट में पहले भी कह चुका हूँ कि इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए तैयार था, फुल ऑफ रिसोर्सेज, गुलाम बहुत थे। जो इलीट क्लास थी वो सोचती थी गुलाम बड़े, हमें क्या करना है हिंदुस्तान में जाके, वहां तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जाएंगे तो उनको डेमोक्रेटिक राइट देना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक राइट आया तो हमारी तो कुर्सी गई। स्टोरी यही थी ना। जी। और अंग्रेज को पता था कि क्या होने वाला है। एक चीज और आपको बताता हूँ इस सब में, हम लोग, मैं यहाँ आपके यहाँ आया था, आपने मुझे पानी दिया था पीने के लिए ना, वो बोतल आपने परचेज की थी शायद, है ना? कितने की दी थी आपने? 10 रुपए। 10 रुपए की ना। इसका मतलब है कि पानी खरीदा जा रहा है ना? पानी खरीदा जा रहा है। और जो हमारा जम्मू कश्मीर को छोड़ के ना, आप दिल्ली चले जाओ, नोएडा चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, या भोपाल चले जाओ, या गुजरात के जितने शहर हैं वहां चले जाओ, लोग वहां पर 20 लीटर की बोतल लाते हैं पानी की घर में पीने के लिए। वो पानी खरीद के लाते हैं रोज। रोज। आपका पॉडकास्ट अगर दिल्ली के लोग देख रहे हैं, या नोएडा के, गुड़गांव के, या भोपाल के, या अहमदाबाद के, वो लोग पानी खरीद के लाते हैं। इसका मतलब कि हमें आदत डाली जा रही है कि पानी खरीद के पियो, है ना? और दुनिया का बैलेंस जो है ना, वो पेट्रोल से निकल के पानी की तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर पानी बिकेगा। जैसे पेट्रोल पंप लगे हैं ना आज, वैसे पानी के पंप लगेंगे। आप ये जम्मू कश्मीर की बात कर मैं रहे हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों को समझा रहा हूँ। आपने कहा ना कि आप पॉलिटिकल सिनेरियो में कहाँ जम्मू कश्मीर को देखते हो। और जो चाइना हिंदुस्तान में आया ना, उसने गलवान रिवर काटा है हिंदुस्तान से, पता है आपको? ये अभी बहुत सारे लोग ट्रोल आ जाएंगे बीच में, ओ यार चाइना कहाँ अंदर आया है। आप मोदी जी से पूछिए, चाइना गलवान रिवर को काट लिया उसने। और इन्हीं से पूछिए, बीजेपी वालों से पूछिए, जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं पीएमओ में, उनसे पूछिए, उनको ट्वीट कीजिए सभी। मैं कहता हूँ आपके लोगों को, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो जितेंद्र सिंह जी को ट्वीट कीजिए, उनसे पूछिए, या होम मिनिस्ट्री को ट्वीट कीजिए, या डिफेंस मिनिस्ट्री को ट्वीट कीजिए, उनसे पूछिए कि गलवान रिवर का पानी क्या हिंदुस्तान में आ रहा है? गलवान रिवर का पानी क्या हिंदुस्तान में आ रहा है? ये पूछे ट्वीट करके। और अगर कोई आपको, सोनम वांगचुक का अगर आपके पास है ट्विटर, या लद्दाखियों का ट्विटर है, उनसे पूछिए, वो आपको सही बताएंगे कि गलवान रिवर का पानी चाइना ने हिंदुस्तान से काट लिया है। वो सारा का सारा पानी चाइना जा रहा है। क्योंकि दुनिया का, मैंने जो सुना है, अगर मैं थोड़ा उसमें लेस क्लोज हूं तो मुझे करेक्ट करना, दुनिया का 20% पीने का पानी जम्मू कश्मीर में। और गोरे को, अंग्रेज को, या यूरोपियंस को ये 1947 में पता था कि 2030 में पानी के लिए लड़ाई होगी, इसलिए जेएनके डिस्टर्ब है। जेएनके कभी भी मजहबी मसला रहा ही नहीं, मसला ही रिसोर्सेज का है। और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो है हाइड्रो पावर। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था कि 50,000 मेगावाट जम्मू कश्मीर की कैपेसिटी है, जिसमें से अब अमित शाह जी ने कहा है जब बजट पेश हुआ इसी साल, कि जम्मू कश्मीर में 12,000 मेगावाट लाइट कैपेसिटी शुरू कर ली है हमने। उसमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा मांगो, उसमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा मांगो। जैसे हिमाचल को मेरे ख्याल से 8% या 12% जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है डैम्स का, एनएचपीसी या पंजाब गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसका 8 से 12% हिमाचल को दिया जाता है। जैसे उत्तराखंड को वाटर यूजेज चार्जेस दिए जाते हैं, जम्मू कश्मीर को भी मिलने चाहिए, और नहीं मिल रहे हैं। अरे मिल नहीं रहे हैं। जम्मू कश्मीर को मजहबी फसाद में उजाड़ दिया इन पॉलिटिकल क्लास ने। जम्मू कश्मीर, आप ये सोचिए कि हिमाचल का जो पे कमीशन है ना, हिमाचल का पे कमीशन, जो सेंटर का पे कमीशन, उससे ज्यादा पे हिमाचल के एम्प्लॉय को मिल रही है। पता आपको? हम कहते हैं ना सेंटर का पे कमीशन अच्छा है, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट की पेज अच्छी है, उनसे ज्यादा पे टीए डी इंसेंटिव हिमाचल वालों को मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि उनके दरिया में जितने
डैम लगे हैं, उनका पैसा उनको रेवेन्यू दिया जा रहा है, उसका हिस्सा दिया जा रहा है, उत्तराखंड को दिया जा रहा है, जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं देते? जम्मू कश्मीर जब मांगता है तो कहते हैं ये मुसलमान है मांग रहा है, ये खालिस्तानी है मांग रहा है, ये एंटी एंटी नेशनलिस्ट है ये मांग रहा है। भाई साहब, एंटी नेशनलिस्ट नहीं है, खालिस्तानी या पाकिस्तानी या मुसलमान नहीं है, हम अपने बच्चों के लिए अपना अधिकार मांग रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बने, स्कॉलर पैदा हो, हमें जरूरत नहीं है मजदूरी करने की, हमारे यहाँ स्कॉलर पैदा हो जैसे स्विट्जरलैंड है। आपको पता है जम्मू कश्मीर और स्विट्जरलैंड में क्या सिमिलरिटी है? मौसम की सिमिलरिटी नहीं है, जब बढ़िया बढ़िया टूरिस्ट रिजॉर्ट सिमिलरिटी नहीं है। स्विट्जरलैंड के वहाँ एक रिवर है राइन, जो राइन रिवर अल्प्स पर्वतों से निकलता है और जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम होते हुए, स्पेन से होते हुए मेडिटेरियन सी में गिरता है। जी। मेरे को शायद करेक्ट नहीं है नेम इसका, सी का, अगर करेक्ट करना चाहो तो कर लो। वो वहां गिरता है। और स्विट्जरलैंड जो की है वो फ्रांस से, जर्मनी से, बेल्जियम से, फ्रांस से और स्पेन से उसके वाटर यूजेज चार्जेस लेता है। उसका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम वाटर यूजेज चार्जेस है। वो कहता है अगर तुम नहीं दोगे मैं डैम लगा के रिवर बंद कर दूं। सेम इज द पोजीशन विद अस। हमारे पास ये बहता हुआ सोना है जो पाकिस्तान से होते हुए समुद्र में जाके जा रहा है, और हम लोग उसका कुछ यूज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पॉलिटिकल दिल्ली में बैठी हुई सरकार हमें उसका हिस्सा नहीं देना चाहती, और हमारे जो सत्ता के दलाल हैं वो लोग अवाम को जाके रखते हैं, क्योंकि वो अपना हिस्सा ले रहे हैं उनसे। किस लिए? किसकी एवज में? कि लोग ना जागे। और मेरे जैसे लोग चाहते हैं कि लोग जागे, अपना हिस्सा मांगे, हम लोग बढ़िया यूनिवर्सिटीज बनाए, हम लोग अच्छे स्कॉलर बने, हम लोग दुनिया को थ्योरी बेचें, ना कि लेबर करें 500, 600, 700 रुपए के लिए। हम लोग उसके लिए नहीं बने हैं, क्योंकि भगवान ने, खुदा ने, वाहिगुरु ने, जब क्राइस्ट ने हमें उस जगह पे बिठाया है जहां पर हमारे पास सब कुछ है, मगर हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। दिस इज व्हाट मैं जम्मू कश्मीर का सिनेरियो वहां देखता हूँ। स्विस लोगों के लिए दुनिया में एक ना कहावत है, दे हैव इवन मनी इन देयर गटर्स। सेप्टिक टैंक में भी पैसा पड़ा उनके पास। क्यों पड़ा? क्योंकि उनके पास रिवर राइन है। हमारे पास तो इतने 3 बड़े बड़े दरिया हैं यार, हम लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? हमें हमारा हिस्सा दे दो, आपने जो करना है कर लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा हिस्सा दे दो, हम लोग सब कुछ देने को तैयार हो। मेरे को लगता है ये पॉडकास्ट कश्मीर के लोग कहेंगे हम सरदार जी के साथ सहमत हैं। हमें हमारा हिस्सा दे दो, हम जो आपने जो करना करो यार, हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमारा एटमॉस्फेयर, जोलॉजिकल सिस्टम ठीक रखना, वो हम आपको बिगाड़ने नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि अगर हम इस बात पे इकट्ठे हो जाए, जी। जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, हम लोग बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। मैं लद्दाख के लोगों को भी कहूंगा, आपके साथ ही धोखा हुआ है। आपको दिखाया कुछ, गया हो कुछ रहा है, निकला कुछ और। इसलिए आप भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनो और अपने राइट्स के लिए लड़ो। हमारे बच्चों को लेबर नहीं करनी है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं करनी है, हमारे बच्चों को दुनिया का टॉप का स्कॉलर बनना है। उसके लिए यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमारे पास सरप्लस पैसा आ जाएगा। हमें हमारे हिस्सा दे दो आप सब कुछ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो मच। मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर को पूरा इस्तेमाल कर दिया जाए तो हिंदुस्तान जो $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ना, वो $6.5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी सिर्फ 5 साल में। और मेरे पास उसका पूरा हिसाब किताब है वो कैसे बनेगी। उसके लिए दिल्ली की सरकार को बड़ा दिल करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक होना पड़ेगा। तो अभी आप जम्मू एंड कश्मीर का आगे जैसे मैं बोल सकती हूँ, या फिर 3 साल या 4 साल या 5 साल का फ्यूचर कैसे देख रहे हो? मैम लोगों को जागना पड़ेगा, फ्यूचर ही फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि मतलब लोग जागते नहीं है हमारी। मैम लोग जागते हैं, और कितने जागे हैं ये 8 तारीख को पता लग जाएगा। कश्मीर वाले कितने जागे हैं, जम्मू वाले कितने जागे हैं, वो 8 तारीख को पता लग जाएगा। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा ना। इन द एंड जो डिसाइड करना है वो पॉलिटिकल क्लास ने डिसाइड करना है। जो मैसेज दिल्ली तक लेके जाना है वो पॉलिटिकल क्लास को लेके जाना है। जो मैसेज वर्ल्ड में जाना है वो पॉलिटिकल क्लास ने लेके जाना है। लोगों ने वोट दे दिया है, अब जो वोट दे दिया है, जैसा वोट दिया है वैसे ही सब कुछ मिलेगा। तो आपके हिसाब से कैसा रहने वाला है हमारा फ्यूचर? इकट्ठा होना पड़ेगा मैम। फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर के बच्चों को
फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे पास वी आर फुल ऑफ रिसोर्सेज हैं, उसको यूटिलाइज करना है। उसके लिए आपको राइट लोगों को असेंबली में लेके जाना पड़ेगा, राइट लोगों को पार्लियामेंट में लेके जाना पड़ेगा, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट हो वहां पर, और नेल थम हो, ताकि किसी के पास कोई जवाब ना हो इसका क्या करना, ना कि पॉलिटिकल गुलामों को लेके जाना। बिल्कुल। ऑलराइट, हम इस पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हैं। जाते जाते आपके लिए, बाकी लोगों के लिए मैसेज आप जो कहना चाहते हो, पहुंचाना चाहते हो, हमारे जैसे यूथ के लिए, या फिर हमसे बड़ी एज के लिए, हमसे छोटी एज के लिए कुछ? देखिए मैम, ऐसा है, जो लोग हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे पेरेंट्स को वहां तक पहुंचाने के लिए, जिनकी वजह से आप और हम जैसे लोग आज पॉडकास्ट में बैठे हैं। ठीक है ना? और हम लोगों को आगे बात करनी चाहिए एजुकेशन की, हेल्थ की, एम्प्लॉयमेंट की और रिसोर्सेज की। और मैं चाहूंगा कि आपके पॉडकास्ट के तहत मैं यूथ को कहूँ कि जहां भी बैठो एजुकेशन की बात करो, बेटर हेल्थ फैसिलिटी की बात करो, एम्प्लॉयमेंट की बात करो और रिसोर्सेज की बात करो। रिसोर्सेज जो की है वो बड़ा की फैक्टर है हमारी डेवलपमेंट के लिए। अगर हम लोग उसको यूटिलाइज कर गए तो मुझे लगता है जो आने हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो एट पार बहुत ऊपर होगी रेस्ट ऑफ इंडिया से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, आप आए। जितनी भी आज आपने इंफॉर्मेशन दी है, मैंने शायद कभी पहले सुनी नहीं थी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो? मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ परमवीर सिंह जी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद मुझे भी इस पॉडकास्ट के पहले नहीं पता थी। आपको भी शायद कुछ ऐसी बातें पता चली होंगी जो शायद इस पॉडकास्ट के पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। Please do share this podcast with your friends, your family, to the people of Jammu and Kashmir. Make sure to like this video, share this video and subscribe to our channel so that हम ऐसे ही podcast आपके सामने लेते आएं, and we will see you in the next one.